वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट। दोस्तों स्वागत है आपका आज के अपने उसी टॉपिक भारतीय संविधान में। तो दोस्तों इसके टॉपिक का पार्ट 4 है। अपन ने जाना इससे पहले कि संविधान क्या होता है और किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान कैसे चलता है, संविधान का देश पर क्या असर पड़ता है और क्या संविधान का अपन के ऊपर भी असर पड़ता है, और जिससे आप नकारात्मक और सकारात्मक सोचों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। और इन कहानियों के माध्यम से अनिल की कहानी और उनका नाम है सुरेश की कहानी इनके माध्यम से अपन ने समझा और इसमें सत्ता की पावर क्या होती है, इस प्रकार से अपन ने इसको जाना। अब दोस्तों संविधान का जब गठन किया गया और इसको देखा आपने, और संविधान का जब गठन किया गया तो संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। आपने देखा कि संविधान 1946 से गठित की गया, उस शुरुआत हो गया था। इस समय लगभग कई लोगों की सहायता से 300 लोगों के योगदान के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें लगभग 3 वर्ष का समय लगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और जिन्हें अपन भारतीय संविधान का जनक मानते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसी के बाद दोस्तों अब आता है अपना संघवाद। क्या आता है दोस्तों? संघवाद। संघवाद बोलें तो फेडरलिज्म। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें है कि संघवाद क्या है दोस्तों? संघवाद का मतलब है फेडरलिज्म फेडरलिज्म। इसका मतलब है कि संघ किस प्रकार से बनाते हैं। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। एक से ज़्यादा जो अपना देश है, इस देश में यदि एक से ज़्यादा की जो सरकारें हैं का होना, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी जो अपना देश है, इस देश में राज्य स्तर पर भी कुछ प्रकार से सरकारें होती हैं। बोलिए कि हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी जो राज्य स्तर पर क्या है सरकारें हैं, और केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। अब दोस्तों जो अपना संविधान बना हुआ है, इस संविधान में प्रावधान है कि संघवाद होगा। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का मतलब संघ, कई लोगों के द्वारा या कई समूहों के द्वारा एक संघ बना, बड़ा संघ, महासंघ, जिससे अपना देश चलता है। तो इसमें दोस्तों जो संघ है, इनकी स्तर की सरकार का होना हमारे देश में क्या होता है, कई प्रकार से सरकारें होती हैं। कैसे? जैसे राज्य के अंदर देखें तो राज्य सरकार। अब राज्य के बाद दोस्तों संसद आती है, तो संसद जहाँ से चुनते हैं तो संसदीय क्षेत्र, ये भी सरकार। इसके बाद दोस्तों अब डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में सरकार। उसके बाद तहसील है, विधानसभा है, इसमें भी सरकार। उससे और नीचे जाओगे दोस्तों आपको तो शहर में मिलेगी नगरीय पंचायत, और ग्राम में जाओगे तो ग्राम पंचायत। इस प्रकार से अपन अलग अलग पंचायती व्यवस्थाओं का शासन तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके होंगे और कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के काम काजों को देखा होगा, और इन क्लासों के माध्यम से आपने इन सब के बारे में, सरकार के बारे में, उनके कामकाज के बारे में जाना। यदि नहीं भी जाना दोस्तों तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 और 7 की बुक को पढ़ सकते हो और जान सकते हो। इस साल भी हम केंद्र सरकार के बारे में इस प्रकार से अपन केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। क्या बोले? इस साल अपन
केंद्र सरकार है, जो अपनी केंद्र में सरकार बैठती है, जिसके माध्यम से पूरा देश निर्णय लेता है क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस प्रकार से सरकार चलाती है देश को। अपन इस सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो बोलते हैं कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति पर सीधा मतलब यह था, जो भारत के इतने समुदाय उपस्थित होते हैं, इनका मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जो अपना शासन है वहाँ एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने, और ये जो दिल्ली में जो संसद देश का जो सरकार बैठी हुई है, दिल्ली में जो मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं, वही लोग पूरे देश के निर्णय ना ले लें। इस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए कि अपन को भी उसमें वोट डालने का, मत डालने का प्राप्त हो। इसलिए क्या हुआ, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकारों की व्यवस्था की गई। इसलिए कहा कि एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक सत्ता के हाथ में पूरे देश की कमान ना सौंपी जाए। इसलिए संविधान बनाते वक्त संविधान लेखकों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमें कुछ प्रांतीय स्तरों पर भी सरकारों की व्यवस्था की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से, कहाँ पर, इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। तो इलाके हैं उसके माध्यम से कुछ अलग फैसले लिए जा सकें। जैसे आपको बताएं कि अलग, जैसे उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ऐसे राज्यों को भी कुछ फैसले लेने के अधिकार हो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याओं और कौन उसके बारे में ज़्यादा जान सकता है। अब जो जहाँ रहता है वो उसी के बारे में जानेगा, तभी उसी को उस हिसाब से फैसले ले सकते हैं। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतः अधिकार है। ने कहा कि जो भारत की सरकार के जो अलग अलग राज्यों के मुद्दे हैं, तो ये अपने राज्यों के हित में जो स्वायत्त है उसके अधिकार वो फैसले ले सकते हैं। आगे बताया कि राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने पड़ता है। जो राष्ट्र हित के जो सवाल होंगे, इसमें जो कानून, जो सरकार यानी केंद्र सरकार जो कानूनों को बनाएगी, उन कानूनों को मानना पड़ता है। अब कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई। जो कार्य स्पष्टता है, इसमें क्या है कि कार्य स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की, क्या उन्होंने बताया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, मतलब किस प्रकार की सरकार कौन से मुद्दों पर कानून बना सकती है। ये सब कुछ अनुसूचियां यानी आर्टिकल के माध्यम से आपके संविधान में वर्णित है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। उसके साथ भी ये भी लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने पैसों का बंदोबस्त और उसका इंतजाम कहाँ से करे, ये सब उनमें संविधान के द्वारा बताया गया है। गया है जो संघवाद है, इस संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होती। जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के समक्ष जो राज्य हैं, ये केवल उनके प्रतिनिधि ही नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलती है। बोले जो केंद्र है, इसके प्रतिनिधि नहीं है, जबकि जो सरकारें हैं राज्यों में, इनको भी कानून यानी संविधान से भी अपनी शक्ति यानी ताकत का अधिकार भी मिलती है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, और जो भारत के लोग दोस्तों जितने हैं, वे सभी लोग इन कानूनों के अंतर्गत आते हैं और उनको मानते भी हैं और अपने देश को सुनहरा भविष्य की ओर लेकर जाते हैं। ये आपने दोस्तों संघवाद देखा। अब संघवाद के बाद अपन चलते हैं दोस्तों संसदीय शासन पद्धति पर। किस पे दोस्तों? संसदीय शासन पद्धति पे। अब दोस्तों अपन जानेंगे कि संसदीय शासन पद्धति किस प्रकार से अपना काम करती है और किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाती है। तो जो अपने भारत की संसदीय शासन पद्धति है, जो सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव लोग खुद करते हैं।
जो अपना देश है, इसमें संसदीय शासन पद्धति के माध्यम से पूरे देश में चुनाव कराए जाते हैं। उसमें प्रतिनिधि चुनाव में लोग खुद कहते हैं किस प्रतिनिधि को वोट देना है और किसको अपना नेता बनाना है। इस प्रकार से पूरे देश में चुनाव कराए जाते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई है। दोस्तों, कांता की बाई की कहानी दी गई है। जो कांताबाई वोट डालने जाती हैं और किस प्रकार से उन्होंने पूरे अध्याय में लिखा है, और आपने जाना कि कांताबाई किस प्रकार से वोट डालते वक्त समानता का अधिकार महसूस करती हैं। उसके कुछ दिनों बाद कांताबाई को समानता में कुछ गड़बड़ी आने लगती है। आप जाके दोस्तों प्लेलिस्ट में देखना, वीडियो पड़ा है, अच्छी तरह से आप समझ सकते हो उसको। जो वोट डालने की कतार में खड़ी हैं और भारत का संविधान अपनी वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार देता है। जो अपना भारत का संविधान है, ये वयस्क नागरिक को भी वोट देने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, आपको बताएं दोस्तों कि जो संविधान जब बन रहा था और जब संविधान की रचना हो रही थी, उस समय पर रचनाकारों ने, आप जो ये लाइनें देख रहे हैं दोस्तों, ये चुनाव की लाइनें हैं जो वोटिंग हो रही है। इस माध्यम से इतना बड़ा फेस्टिवल अपने देश में नहीं होता है जितना अच्छा फेस्टिवल, सबसे राष्ट्रीय फेस्टिवल माने दोस्तों चुनाव होता है। जबकि राष्ट्रीय फेस्टिवल तो दोस्तों अपने दो ही माने जाते हैं, क्योंकि एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। लेकिन उनसे उनको कम महत्व देते, उनके बाद दोस्तों ये भी फेस्टिवल ही के रूप में मनाते हैं। तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। जो अपनी भारत की जनता थी, उन्हों को लगा कि इस कानून के माध्यम से हम लोगों को भी सरकार चुनने और वोट डालने और अपना नेता चुनने का भी अधिकार योग्य बना दिया है। और उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरतों मर्दों के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो, आपके यहाँ पर जब चुनाव होता है तो जो चुनाव का नेता होता है, वो चुनाव का नेता यदि दोस्तों ये सोचे कि ये इस जाति से बिलोंग करती है, हमें इनसे वोट नहीं मांगना है, यदि समाज से या धर्म से इस प्रकार से यदि वो सोचता है, तो शायद ही है कि वह उस चुनाव को जीत सके। इसीलिए दोस्तों संविधान ने लिखा कि अपने देश के अंदर जातिवाद ना बढ़े और धर्मों में टकराए ना आए, इसलिए इस प्रकार की संविधान में बना है अच्छा। और इसमें पाया है कि जो नेता, जो व्यक्ति दोस्तों सबको समान रूप से देखेगा, समान समझेगा और सबके हित में फैसले लेगा, वही अपने देश का नेता होगा, वही सत्ता संभाल सकता है। इस प्रकार से आपने देखा कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका होती है। जब देश का अपन प्रतिनिधि चुनते हैं, या प्रधानमंत्री चुनते हैं या मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो सभी जब प्रधानमंत्री चुनते हैं दोस्तों, तो अपने देश के सभी वयस्क मताधिकारों का योगदान होता है। और जब मुख्यमंत्री चुनते हैं दोस्तों, तो पूरे राज्य के वयस्क मताधिकारों का उसमें योगदान होता है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। और उन्होंने कहा कि यदि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हो दोस्तों, तो चुनाव की जो शर्तें हैं उनको पूरा करते हुए आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना हो। उन्होंने लिखा कि यदि आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपकी जाति भेदभाव से मतलब नहीं होगा, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म से, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, और आपकी दोस्तों 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, और आपको किसी भी सरकारी लाभ पद पर नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की जो शर्तें हैं वो आप पूर्ण करते हो, तो आप भी दोस्तों चुनाव में फॉर्म भर सकते हो और चुनाव लड़ सकते हो। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इससे दोस्तों प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जो उसका प्रतिनिधि होता है जनता का, वह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं कि लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में
जो लोकतंत्र की कार्य पद्धति चल रही है उसमें प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होती है, उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वह क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक बता दिया गया है और इन्होंने कहा कि आपका जो प्रतिनिधि होता है वह आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार से फैसले लेता है, किस प्रकार से आपकी सोचों के माध्यम से और आपने जिसको नेता चुना है, जिसको आपने प्रधानमंत्री बनाया है या फिर आपने मुख्यमंत्री बनाया है, वो आपके इसमें कैसा करता है, ये सब अगली इकाई में अपन जानेंगे। इसके बाद दोस्तों शक्तियों का बंटवारा है कि किस प्रकार से भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा है कि आपको शक्तियाँ किस प्रकार की मिली हुई हैं और कौन सी क्या है। तो आपको इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।